Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 3 साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका आंसर आ जाएगा, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हो। ठीक है, मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ठीक है, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतुक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। ठीक है, लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित करा रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया है। ठीक है, मानो कि उसका अस्तित्व स्थगित हो गया है। ठीक है, सब कुछ अर्थहीन सा था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ अर्थहीन सा था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रहे थे। वह सुख के अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। ठीक है, जो कि उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गंतुक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। गंतुक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था, इसका आंसर आ जाएगा, गंतुक को सुंदर बनाने के लिए, गंतुक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। ठीक है, वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। ठीक है, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियों बोको पहने चाय की पत्तियों तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। ठीक है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी श्वेत तो कभी रंगीन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका आंसर आ जाएगा, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी की बुद्धिष्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं।
कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, इसलिए पताकाएं शौक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, इसलिए ये पताकाएं शौक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रति वहाँ के भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की घनतम नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की घनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में दिया गया है, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिर से देख लीजिएगा, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु न कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। ठीक है, इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों व्याप्त अवस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह की है। ठीक है, सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों में व्याप्त अवस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही है। ठीक है, वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश की पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। ठीक है, वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं, उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं, उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा है। ठीक है, स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बनाती है, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती है, बच्चे पानी भरते हैं और जानवर चराते हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताया चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इसका आंसर आएगा, लेखिका सिक्किम में घूमते हुए कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गए। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, यह धर्म चक्र है और इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीतन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका आंसर आएगा नार्गे एक कुशल गाइड था। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। देखिए, वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, एक कुशल गुणों में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। फर्स्ट नंबर दिया गया है, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम है। एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता अपने भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक अम्ल रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर ले सकता है। गाइड को कौशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है। गाइड को कौशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके व अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। देखिए, एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। ठीक है, और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। ठीक है, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। ठीक है, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहता है। ठीक है, वहाँ के जनजीवन को दिनचर्या से अवगत कराए। ठीक है, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटावों पर किसी दुकान का न होना। कटावों पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, कटावों पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। ठीक है, उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि वहाँ के दुकानें होते तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ के अधिक प्रयोग होने से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाए। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। इसका कारण यही था कि वहाँ पर प्रदूषण नहीं था। अतः कटावों पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए प्रकार से वरदान ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति ने जल संचय की व्याख्या किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की व्याख्या किस प्रकार की है। इसका आंसर आ जाएगा, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। ठीक है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों से बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यहाँ बर्फ शिलाएँ पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती हैं। ठीक है, नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती हैं और अंत में सागर में जाकर मिल जाती हैं। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसका आंसर आएगा साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिक फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहां पर तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, जहां पर तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घर पर बैठे रहते हैं। एक जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार, सम्मान के साथ पेश आना चाहिए।